समेत गोयंकार भाव भैणीक माय मोगाचो नमस्कार। गोवांत येवन म्हाका सदांच खोस भोगता। मंच पर उपस्थित गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, गोवा के लोगों को और देश के लोगों को नए बने इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। पिछले 8 वर्षों में जब भी आपके बीच आने का मौका मिला है तो मैं एक बात जरूर दोहराता था। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें दिया है, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। ये आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल उसी स्नेह को लौटाने का एक प्रयास है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दशकों तक जो अप्रोच रही, उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से अक्सर ऐसी परियोजनाओं पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनकी उतनी जरूरत ही नहीं थी। और इसी वजह से अक्सर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जरूरी होता था, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। गोवा का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका ही एक उदाहरण है। गोवा वासियों की नहीं बल्कि देश भर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी कि यहां एक एयरपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, गोवा को दूसरा एयरपोर्ट चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, तब इस एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई थी। लेकिन अटल जी की सरकार जाने के बाद इस एयरपोर्ट के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट लटकता रहा। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की
और 6 साल पहले मैंने यहां आकर के इसकी आधारशिला रखी। बीच में कोर्ट कचहरी से लेकर महामारी तक अनेक अड़चनें आई, लेकिन इन सब के बावजूद आज ये शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा। साथियों, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था, उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। ज्यादातर इसका लाभ समृद्ध संपन्न लोग ही उठा पाते थे। पहले की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग भी उतना ही एयर ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए तब की सरकारें आवाजाही के तेज माध्यमों पर निवेश करने से बचती रही। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है, तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70। ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी। लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। बीते 8 वर्षों में, अभी सिंधिया जी ने काफी विस्तार से बताया, बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट, और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट। यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। वर्ष 2000 में साल भर में देश में 6 करोड़ लोग हवाई यात्रा में यानी उसका लाभ लेते थे। 2020 में कोरोना काल से पहले ये संख्या 14 करोड़ से अधिक हो गई थी। इसमें भी 1 करोड़ से अधिक साथियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाकर हवाई यात्रा की थी।
साथियों, इन सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। बहुत साल नहीं हुए जब मध्यम वर्ग लंबी दूरी के लिए पहले ट्रेन का टिकट ही चेक किया करता था। अब छोटी दूरी के लिए भी पहले हवाई जहाज का रूट पता किया जाता है, उसका टिकट देखा जाता है और पहले कोशिश होती है कि हवाई जहाज से ही चला जाए। जैसे जैसे देश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता जा रहा है, हवाई यात्रा सबकी पहुंच में आती जा रही है। भाइयों और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि टूरिज्म किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, और ये सच भी है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब किसी देश की पावर बढ़ती है तो दुनिया उसके विषय में ज्यादा जानना चाहती है। अगर उस देश में कुछ देखने के लिए है, जानने समझने के लिए है, तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक आकर्षित होती है। आप अतीत में जाएंगे तो पाएंगे कि जब भारत समृद्ध था तब दुनिया में भारत को लेकर एक आकर्षण था। दुनिया भर से यात्री यहां आते थे, व्यापारी कारोबारी आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन बीच में गुलामी का एक लंबा कालखंड आया। भारत की प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता वही थी, लेकिन भारत की छवि बदल गई, भारत को देखने का नजरिया बदल गया। जो लोग भारत आने के लिए आतुर रहते थे, उनकी अगली पीढ़ी को यह भी पता नहीं रहेगा कि भारत किस कोने में पड़ा है। साथियों, अब 21वीं सदी का भारत नया भारत है। आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई छवि गढ़ रहा है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विदेशी भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि देश में ईज ऑफ ट्रैवल उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में भारत ने ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ाने के लिए, अपने टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाओं को बढ़ाया, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं। आज रेलवे से अधिकतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जुड़ रहे हैं। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों रेलवे का हिस्सा बन रही हैं। विस्टाडोम कोच, वो ट्रेनें पर्यटकों के अनुभव का विस्तार कर रही है। इन सभी प्रयासों का असर भी हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साल 2015 में देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 14 करोड़ थी। पिछले साल ये बढ़कर
करीब करीब 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब कोरोना के बाद देश और दुनिया भर से टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गोवा जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के फैसले का भी लाभ गोवा को मिल रहा है और इसलिए मैं प्रमोद जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म में रोजगार, स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। पर्यटन से हर कोई कमाता है, ये सबको अवसर देता है और गोवा वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर्यटन पर इतना बल दे रही है, कनेक्टिविटी के हर माध्यम को सशक्त कर रही है। यहां गोवा में भी 2014 के बाद से हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। गोवा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। कोंकण रेलवे का बिजलीकरण होने से भी गोवा को बहुत लाभ हुआ है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन प्रयासों के साथ ही सरकार का जोर हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी है। हमारी जो धरोहरें हैं, उनके रखरखाव, उनकी कनेक्टिविटी और वहां सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया है। गोवा में ऐतिहासिक अगोड़ा जेल कॉम्प्लेक्स म्यूजियम का विकास भी इसका उदाहरण है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम देश भर में अपनी धरोहरों को और आकर्षक बना रहे हैं। देश के तीर्थों और धरोहरों की यात्रा करने के लिए विशेष रेल भी चलाई जा रही है। साथियों, वैसे मैं आज गोवा सरकार की एक और बात के लिए सराहना करना चाहता हूं। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, यहां पर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, इस दिशा में स्वयंपूर्ण गोवा अभियान बहुत सफल रहा है, बहुत अच्छा काम किया गया है। गोवा आज 100% सैचुरेशन का एक बहुत उत्तम उदाहरण बना है। आप सभी ऐसे ही विकास के कार्य करते रहिए, लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं इस भव्य एयरपोर्ट के लिए आप सबको बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्रीपद नाइक जी, डॉक्टर महेंद्र भाई मुजफ्फरा जी, श्रीमान शेखर जी, अन्य महानुभाव, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान और विशेषज्ञगण, अन्य सभी महानुभाव,
देवी और सज्जनों, मैं गोवा की खूबसूरत धरती पर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए देश विदेश से एकत्रित हुए आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू है। अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृतकाल का एक बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के इस आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए विमर्श करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है, आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। साथियों, आज मुझे यहां पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है,
वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब
40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है।
आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। इसमें युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। साथियों, आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सब की हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा गोवा में हो रही इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए। मुझे विश्वास है
आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, जिला के अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में काशी महानगर और अन्य नगर निकायों से उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैंबर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपने पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। यह देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। आपने देखा होगा जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी
काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव, और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है इसलिए यहां के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी, और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वह हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में, जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही बामा कैंसर इंस्टीट्यूट
की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहां के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी? भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई आवास कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार से लोगों को मिलेगा। हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था। यहां पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था और काशी के अंदर जगह जगह 14 के पहले कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। घाटों की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाकर के देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज सीवर नहीं बहता, आज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और केवल काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और यह कार्यक्रम आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, यह भी परिवर्तन हम सबके सामने है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाना, और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 प्रकार का कार्य कर रहा है। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रहा है और दूसरा जो वह कार्य कर रहा है वह कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया, तो कूड़ा प्रबंधन में भी किया। आज हम उसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। हर व्यापारी सुरक्षित रहे, हर बहन और बेटी सुरक्षित रहे, कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस न करने पाए। अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। वह अब दुस्साहस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। ये कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 10 ऐसे शहर दिए जिसके माध्यम से हम स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं, सीवर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर कमजोर तबके के व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, प्रबुद्ध जनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे। मेरे सामने उनकी प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट मेरे सामने भी रखे गए कि ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वह अनुभव भी इस रूप में है। और मेरी आप सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जनों और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है,
उसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का ही सबसे बड़ा राज्य न हो, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, उसकी कुछ शर्तें हैं। शहरी जीवन को बेहतरीन करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य के अच्छे केंद्र विकसित करना, शिक्षा के केंद्रों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना, तकनीक का अधिकारिक उपयोग करना, और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज उत्तर प्रदेश जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है। हमने विकास की एक प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। वह कार्यक्रम थमने न पाए, रुकने न पाए, धीमे न पड़ने पाए। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। और दूसरा, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक निवेश के लिए अपने शहरों को तैयार करना, जिससे हर यूथ के हाथ को काम मिल सके। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। 10 लाख अग्निवीर सेना के अलग अलग अंगों में भर्ती किए जा रहे हैं। वहां की सेवा के बाद उनको राज्य सरकारें अपने यहां सेवा का अवसर देगी। विभिन्न विभागों में नौकरी की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 10 लाख उसमें भी भर्ती किए जा रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी। आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है, जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। स्वदेश दर्शन की योजना रही हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की पर्यटन विकास की योजनाओं को, संत रविदास जी के पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन का विकास हो या फिर काशी के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम, ये सभी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक केंद्र आज काशी बन रहा है। और इस दृष्टि से मेरी अपील होगी काशी के उद्यमियों से, व्यापारियों से, काशी के सभी अन्य विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कि काशी में अधिकाधिक निवेश की इन संभावनाओं को तलाशें, नौजवानों के रोजगार की इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के जो बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर और पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो वातावरण आपको सुरक्षा का, निवेश का, व्यापार को बढ़ाने का,
काशी जैसे नगरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इस कार्यक्रम की गति को हमें कहीं भी थमने नहीं देना है। इसको आगे बढ़ाने में हमारे स्तर पर क्या योगदान हो सकता है, अगर हम थोड़ा भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो जाएगा। मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नौजवानों को रोजगार देने वाला प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश न केवल सबसे बड़ी आबादी का राज्य होगा, बल्कि सबसे अधिक युवा, प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य होने के साथ साथ अपने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी होगा। और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से हम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका जो सानिध्य डबल इंजन की सरकार को निरंतर प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए स्थानीय निकाय संस्थाएं और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रबुद्धजनों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।